हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। और आज मैं यहाँ पर आपके साथ क्या करने वाली हूँ, देखिए मैं आपके साथ करने वाली हूँ CUET अंडरग्रेड इंग्लिश का जो पेपर है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपके साथ करने वाली हूँ, जो इंग्लिश का पेपर है। फाइन, एज यू कैन सी हियर, ये पेपर प्रीवियस ईयर पेपर है। 7 जून 2023 को ये कंडक्ट किया गया था और ये शिफ्ट 2 में किया गया था। ओके, हमारा जो लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स, उसमें सारे ग्रामर के वीडियोस, वो कैब के वीडियोस, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो सॉल्व्ड पेपर्स और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लुमिनेयर इंग्लिश मास्टरी कोर्स है, ओके, आप में से जितने लोगों ने वो लिया है, ये वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। फाइन, स्टेप बाय स्टेप जाना डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर वो कैब किए बगैर आपको पेपर्स नहीं करने हैं। यू नीड टू हैव अ होल्ड ओवर देम, ओनली आफ्टर दैट यू विल मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट, ठीक है। तो चलो मेरे साथ अब हम शुरू कर लेते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। देखो यहां पर आपको क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, यहां पर हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, यहां पर हम आपके लिए जो है कॉम्प्रीहेंशन, व्हाट हैज बीन गिवन टू यू, ये आपके सामने क्या है, हम कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन। ओके, चलिए करते हैं, मेरे साथ साथ करते जाइए। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, हियर देर इज नथिंग बट सैंड एंड रॉक। सिंपल इंग्लिश में ही है, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जहां कोई डिफिकल्ट वर्ड आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। The sand is so hot that you cannot walk over it with your bare feet in the daytime. Here and there in the desert are springs of water that come from deep down under the ground, so deep that the sun cannot dry them up. दीज स्प्रिंग्स आर फ्यू, ये जो पानी आता है ना जमीन के नीचे से, ये काफी कम है। दीज स्प्रिंग्स आर फ्यू एंड फार अपार्ट मतलब दूर दूर लोकेटेड हैं। बट वेर एवर देर इज वन, trees grow tall and graceful, making a cool, green, shady place around the spring. Such a place is called an oasis. Okay? अब अगर हम इसको देखें कि हमने क्या पढ़ा एग्जैक्टली exactly, तो हमें अरेबिया में जो डेजर्ट है, ओके, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है और उसका बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओके, द डेजर्ट हैज बिन डिस्क्राइब्ड हियर, कि डेजर्ट कैसा है, वहां पर सैंड एंड रॉक है, सैंड हॉट है, आप उस पर चल नहीं सकते, कहीं कहीं आपको स्प्रिंग्स ऑफ वाटर मिल रहे हैं, ये स्प्रिंग्स ऑफ वाटर डीप अंडर द ग्राउंड से आ रहे हैं, सूरज भी इनको सुखा नहीं सकता, जहां पर ये पानी है वहां पर पेड़ वगैरह है, थोड़ी कूल प्लेस हो जाती है, और ऐसी जगह को हम क्या कह रहे हैं, व्हाट इज सच अ प्लेस कॉल्ड, सच अ प्लेस इज नोन एज एन ओएसिस। ओके, ओएसिस कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिए यहां पर आपको क्या है दिया गया है। The Arabs who are not in the cities live in the desert all the year round. सारे लोग जो है वो शहरों में नहीं रह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शहरों में नहीं रह रहे हैं, वो डेजर्ट में रहते हैं साल भर। They live in tents that can be put up and taken down very easily. ऐसे टेंट्स में रहते हैं जिनको आराम से हम लगा सकते हैं and quickly, so that they can move from one oasis to another. ओके, अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम उनकी जो लाइफस्टाइल है, उन लोगों की जो डेजर्ट्स में रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट देयर लाइफस्टाइल। ओके, हम यहाँ पर उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, ओके, ताकि एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकें। सीकिंग ग्रास एंड वाटर फॉर देयर शीप, गोट्स, कैमल्स एंड हॉर्सेस, उनके पास ये सारे जानवर हैं, ये इनके लिए ग्रास की तलाश में रहते हैं। These desert Arabs, they eat ripe sweet figs, फूड क्या है उनका, एंड ऑल्सो द डेट्स दैट ग्रो अपॉन द पाम ट्रीज, दे ड्राई देम टू एंड यूज देम एज फूड ऑल द ईयर राउंड। सो यहाँ पर इनकी कैटल के बारे में आपको जानकारी है, साथ ही साथ व्हाट दे ईट उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, आगे देखो, दीज अरब्स दे हैव द फाइनेस्ट हॉर्सेज इन द वर्ल्ड, एन अरब इज वेरी प्राउड
ऑफ हिज राइडिंग हॉर्स। ओके, वो अपने घोड़े को लेकर बड़ा फक्र महसूस करता है। एंड लव्स हिम ऑलमोस्ट एज मच एज ही लव्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, घोड़े को अपने बीवी बच्चों की तरह वो प्यार करता है। ही नेवर पुट्स हैवी लोड अपॉन हिज हॉर्स एंड ऑफन लेट्स हिम स्टे इन द टेंट विद हिज फैमिली। अब देखो यहां से ये वाली जो हमारी चार लाइनें हैं, दीज अरब्स हैव फाइनेस्ट हॉर्सेस, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज हॉर्स, और ये सारा दीज आर टेलिंग अबाउट द रिलेशनशिप ही हैज विद हिज हॉर्स। ओके, क्या रिलेशनशिप है उसकी अपने घोड़े के साथ, यहां पर हमने उसको वो कवर किया कि क्या रिलेशनशिप है उसके अपने घोड़े के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। आगे यहां दिया गया है द कैमल इज मच मोर यूजफुल टू द अरब देन हिज ब्यूटीफुल हॉर्स, घोड़े को वो प्यार बहुत करता है, अपनी बीवी बच्चे की तरह ट्रीट करता है, लेकिन उसके लिए ज्यादा यूजफुल क्या है, उसके लिए ज्यादा यूजफुल है उसका कैमल। ठीक है, अब यहां पर शायद कैमल का जिक्र आ गया, आप कैमल के बारे में बताएंगे। हाउ एवर फॉर ही इज मच लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर, ही कौन है, कैमल। कैमल के लिए कह रहे हैं कि कैमल जो है वो लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर है और ज्यादा यूजफुल है। वन कैमल कैन कैरी एज मच एज और मोर देन टू हॉर्सेज। ओके, ये कितना ज्यादा वेट कैरी कर सकता है ये यहां बताया गया है। द अरब लोड्स द कैमल विद गुड्स एंड राइड्स हिम टू, वो कैमल के ऊपर ट्रैवल भी करता है, उसको अपने गुड्स, यहाँ पर सामान है, सामान से लाद भी देता है। ओके, फॉर माइल्स एंड माइल्स अक्रॉस द डेजर्ट जस्ट एज इफ इट वर रियली द शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, इसी वजह से हम जो कैमल है उसको कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट विच इट इज ऑफन कॉल्ड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट यू नो लाइक जैसे क्लास 6th या 7th का बच्चा भी इसको पढ़ेगा, ही विल इजीली अंडरस्टैंड, नो डिफिकल्ट वर्ड्स, कोई बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लमैटिक टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी आपकी पहली वाली कॉम्प्रीहेंशन, सिंपल सी लैंग्वेज में कॉम्प्रीहेंशन थी आपकी, बहुत ही सिंपल। अब आप मेरे साथ आंसर कीजिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द अरब वर्ल्ड। ओके, ये ऑप्शंस है सैंड एंड रॉक, हाई माउंटेन रेंजेस, अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स ऑफ वाटर और टॉल ट्रीज। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो चलिए हम इसका आंसर ढूंढते हैं कहां पर है, जहां पर जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था ना कि ये देखो यहां पर एग्जैक्टली जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें देखो। ओके, यहां पर क्या कह रहे हैं कि डेजर्ट है ये। ओके, डेजर्ट है, हियर देयर इज नथिंग बट सैंड एंड रॉक, तो सैंड एंड रॉक यहां पर है। ओके, और यहां पर हमें अपने ऑप्शंस में क्या दिया गया था, टॉल ट्रीज, यस ट्रीज ग्रो टॉल, यहां पर ये भी दिया गया है, और अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स जो है देखो वो भी यहां पर दी गई हैं। ठीक है, ये तीन तो होते हैं, तो अब देखते हैं कि कौन सा हमारा नहीं है। ओके, सैंड एंड रॉक, अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, टॉल ट्रीज, नॉट अ पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी क्या है, हाई माउंटेन रेंजेस, ये मेरा आंसर है। दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। इज इट क्लियर एग्जैक्टली कहां पर आपका आंसर था, मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखो, विच एनिमल इज द मोस्ट यूजफुल टू द अरब इन द डेजर्ट। ओके, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है या ध्यान से सुना है, पढ़ा भी नहीं है, तो क्लियरली वहां पर कहा गया कि घोड़े को वो प्यार बहुत करता है, लेकिन ज्यादा यूजफुल क्या है, ज्यादा यूजफुल है हमारा कैमल। कैमल इज मोर यूजफुल, राइट। अब गोट का कहीं कुछ कहा ही नहीं गया, बस उस बिगनिंग में मेंशन किया गया था वो कि वो गोट रखते हैं, शीप रखते हैं, और उसके उनके लिए वो चारागाह ढूंढते हुए जाते हैं। अब यहां पर हमारा जो आंसर है दैट इज सी, कैमल। ओके, कैमल इट इज द मोस्ट यूजफुल फॉर द अरब्स। मैं अपने आप तो नहीं कह रही हूं, यहां पर आपके पैसेज में दिया गया है, देखो यहां पर द कैमल इज मच मोर यूजफुल टू द अरब दैन हिज ब्यूटिफुल हॉर्स। ओके, जो लुमिनेयर के 50 जो लुमिनेयर के मॉक टेस्ट हैं जिनमें प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह भी हैं, वहां पर क्लियरली ये लाइन ना आपके सोल्यूशन में डाली गई है कि देखो इस लाइन में आपका आंसर है। फाइन, क्लियर, आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ओएसिस। ओएसिस के बारे में इनमें से क्या ट्रू नहीं है, कि इट इज अ वाटर होल, वहां से पानी आता है, इट इज अ शैलो प्लेस, इट इज अ सेफ एंड कूल शेल्टर, या फिर इनक्यूबेटर। मैं तो देखते ही आपको बता सकती हूँ क्योंकि मुझे इनक्यूबेटर का मीनिंग पता है। व्हाट इज एग्जैक्टली एन इनक्यूबेटर?
आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा है, कोई बच्चा होता है फिर वो कहते हैं कि अरे उसको इंक्यूबेटर पर रख दिया, इस तरह से कहते हैं। इंक्यूबेटर एक मशीन होती है, हॉस्पिटल्स वगैरह में ये मिलती है। ओके, और इसमें ना एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो है बच्चे को रखा जाता है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वगैरह का वहाँ कोई जिक्र नहीं है। सो दिस वन, सी इज माई आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो इनक्यूबेटर वाला, ठीक है, ये हमारा आंसर है। आगे देखो, What are the reasons for the camel being referred to as the ship of the desert? हम camel को ship of the desert क्यों कह रहे हैं? हम camel को ship of the desert क्यों कह रहे हैं? Okay, it is bigger and stronger than the horse. The Arabs can ride them for miles. It can carry more load than a horse, या फिर all of them. ठीक है, जहां पर कैमल और हॉर्स का कंपैरिजन आपको दिया हुआ है वहां पर आप देखिए, वहां पर आप देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूं, मेरा काम यही है आपको दिखाना। ओके, ये देखो, कैमल इज मच मोर यूजफुल। ओके, नंबर वन, ही इट ओके फॉर ही इज मच लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर, वो बड़ा भी है स्ट्रॉन्गर भी है। वन कैमल कैन कैरी एज मच और मोर देन टू हॉर्सेस, लोड ज्यादा कैरी कर सकता है। द अरब लोड्स द कैमल विद गुड्स एंड राइड्स हिम टू फॉर माइल्स एंड माइल्स अक्रॉस द डेजर्ट, इसीलिए उसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट कह रहे हैं। यहां पर हमारा आंसर है, आओ देखते हैं। Okay, it is bigger and stronger than the horse. Yes. The Arab can ride it for miles and miles. Yes. It can carry more load than a horse. Yes. So what is my answer for the fourth one? My answer here is going to be D, all of the above. This is my answer. This is my answer. I hope that is clear. ठीक है जी, बिल्कुल simple. Which of the following statement is not true? Not true about the horses of the Arabs. The Arabs love them as much as they love their wife and children. Yes, ये तो हमने पढ़ा, और ये तो बल्कि बहुत ही अच्छी लाइन थी पूरे कॉम्प्रिहेंशन की, कि वो अपने घोड़े को अपनी बीवी और बच्चों जितना प्यार करते हैं और उनको उसी टेंट में भी रहने देते हैं जहां पर बीवी बच्चे रह रहे हैं। फिर है, दे आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हॉर्सेस जो हैं वो ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? नो। अभी अभी हमने क्या देखा कि कैमल जो है उसको भी फॉर माइल्स एंड माइल्स ऑफ ट्रैवल यूज किया जाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। नॉट ट्रू क्या है हमारा? बी। What is my answer? My answer here is going to be B. B is the right answer. Finest horses हैं। The Arabs never overload, ये भी true है, ठीक है। So ये हमारे पांचों हो गए। Very nice. अब हम आ गए हैं नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पर। ये वाली जो कॉम्प्रीहेंशन है ये टिपिकल ये बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है एक ऐसी कॉम्प्रीहेंशन का जिसको जब स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको डर लगता है, वो उसको ना बार बार पढ़ना पड़ता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली बीइंग सेड। ओके, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चंस देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा, इतने अच्छे क्वेश्चंस। कॉम्प्रीहेंशन अगर आपको पढ़ने में मुश्किल भी लगे, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, कॉन्फिडेंस रखने का, और उसके बाद देखना क्वेश्चंस जो है वो सिंपल आए होंगे। देखो ये वही वही मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम अ किंग, आई एम अ स्लेव, आई एम अ वर्म, आई एम गॉड। ओके, और ये किसने कहा? यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, पढ़ो। द फॉलोइंग डे चार्स्की sought our room number 35 in the dark. ठीक है, in the dark and dirty corridor of an inn. मैं यहीं पर हूं, साइड में खड़े होकर पढ़ रही हूं ताकि आप देखें। He stopped at the door and knocked. ओके, ये एक पर्सन का नाम है, ठीक है। He sought our room, sought का मतलब found our room number 35 in the dark and dirty corridor of an inn. inn एक छोटी सी जगह होती है ठहरने के लिए, पुराने जमाने में होती थी, ठीक है। He stopped at the door and knocked. The Italian of the previous day opened the door. Victory, Charsky said to him. The affair is settled. Affair settle हो गया है. The princess offers you her salon. Princess ने तुम्हें अपना salon offer किया है. At the big party last night, I succeeded in recruiting half Pittsburgh. Get your tickets and programs printed. I guarantee you, if not a triumph, triumph होता है victory, at least a profit. Okay, आगे देखते हैं हम। And that's the main thing, cried the Italian. अब वो इटालियन से बात कर रहा है तो इटालियन ने क्या जवाब दिया? That's the main thing, expressing his delight by a spate of lively movements. Okay, और वो ये सब सुनकर काफी खुश है, he is happy. Okay,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज सदर्न ओरिजिन, वो जो उसका बिहेवियर है ये उससे रिलेटेड है. आई मीन दैट यू वुड हेल्प मी. ओके, कॉर्पोडी बैको, ये किसी और लैंग्वेज में है. यू आर अ पोएट लाइक माई सेल्फ, तुम मेरी तरह ही एक पोएट हो. एंड देर इज नो डिनाइंग दैट पोएट्स आर स्प्लेंडेड फेलोज. ये कहता है कि जो इस बारे में कोई खंडन नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता कि जो पोएट्स होते हैं दे आर स्प्लेंडेड फेलोज. हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, मैं अपना आभार कैसे प्रकट कर सकता हूं. वेट, वुड यू लाइक टू हियर एन इम्प्रोवाइजेशन, क्या आप एक इम्प्रोवाइजेशन सुनना पसंद करेंगे. वॉट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रोवाइजेशन. इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज में और सुधार कर देना, उसको इंप्रूव कर देना. दैट इज इम्प्रोवाइजेशन. An improvisation, but can you do without an audience, without music, without the thunder of applause. Improvisation ठीक है, लेकिन क्या यहां पर तो कोई ऑडियंस भी नहीं है, कोई म्यूजिक भी नहीं है, कोई तालियों की गड़गड़ाहट भी नहीं है. ओके, क्या तुम इनके बिना काम चला सकते हो. वो कहता है नॉनसेंस. Where could I find a better audience? You are a poet, you will understand me better than the others. तो दोनों poets हैं. तो उसको क्या कह रहा है कि तुम भी तो पोएट हो, तुमसे अच्छी ऑडियंस मुझे कहां मिलेगी, तुम दूसरों से बेटर समझोगे. ओके, यू विल अंडरस्टैंड मी बेटर देन द अदर्स एंड योर क्वाइट एनकरेजमेंट विल मीन मोर टू मी देन होल स्टॉर्म ऑफ अपलॉज. ओके, और जब तुम मुझे एनकरेज करोगे, ये जो अपलॉज है उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. फाइंड योर सेल्फ अ सीट समवेयर एंड गिव मी अ थीम. तो आप बैठ जाइए और मुझे कोई थीम दीजिए, मैं आपको एक इम्प्रोवाइज्ड पोएम सुनाता हूं. लीजिए, हो गया. ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड थी, और जैसे कि ना कोई बायोग्राफी हो या ऑटोबायोग्राफी हो, ओके, इस टाइप के पैसेज से इसको हल्का सा पिक किया हुआ था. अब देखो यहां पर डैश आर स्प्लेंडेड फेलोज, इसका आंसर क्या है. पोएट्स, इटालियंस, बॉयज या ऑडियंस. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियरली आपको यहां पर दिया है. ओके, देखो यहां पर ये रहा, यू आर अ पोएट लाइक माई सेल्फ एंड देर इज नो डिनाइंग दैट पोएट्स आर स्प्लेंडेड फेलोज. सो व्हाट इज माई आंसर. ध्यान से देखो, आंसर इसका होगा 6 का आंसर होगा यहां पर ए. ए इज द राइट आंसर. देख लेते हैं. The princess offered dash to the Italian. प्रिंसेस ने इटालियन को क्या ऑफर किया. ओके, जॉब, सलोन, टिकट या इनविटेशन टू अ पार्टी. अब मैं तो देखते ही बता दूं क्योंकि ये बहुत ही क्लियरली दिया था. 7 का आंसर हमारा बी है. ओके, लेट अस टेक अ लुक. ठीक है, लेट अस टेक अ लुक. वेयर इज द आंसर. यहां पर देखिए, ये रहा, द प्रिंसेस ऑफर्स यू हर सलोन. ये है हमारा आंसर, यहां है हमारा आंसर. आगे चलो, हो गए ये वाले. ये देखो, एन इम्प्रोवाइजेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट एन ऑडियंस, म्यूजिक, अपलॉज या ऑल ऑफ द अबव. ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं. इम्प्रोवाइजेशन किसके बिना इनकम्प्लीट मानी जाती है, ये आपके सामने है. ठीक है, चलिए देखते हैं. ओके, यहां पर देखो, ये रहा an improvisation, but can you do without an audience, without music, without the thunder of applause. ये सारे के सारे यहां पर आपको दिए गए हैं. अब आप यहां पर देखो, आपके सामने ऑडियंस है, म्यूजिक है, अपलॉज है. बताइए इनमें से हमारा आंसर कौन सा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव. दिस इज माय आंसर. क्लियर. अगला, how did the Italian express his gratitude to Charsky? Okay, he did it through a poem, praise, a hug or an improvisation. ये है हमारे सामने 9th one. ओके, कैसे उसने एक्सप्रेस किया. यही तो उसने एक्सप्रेस किया ना कि इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू, कि मैं तुमको एक पोएम सुनाता हूं और जब तुम समझोगे, बीइंग अ पोएट, आपका जो साइलेंट एनकरेजमेंट है वो मेरे लिए सबसे बड़े अप्लॉज से बेटर होगा. सो आंसर 9th वन इज डी. हग तो कहीं कहा ही नहीं गया है, प्रेज भी कहा नहीं गया है. तो आप पोएम और इम्प्रोवाइजेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट क्लियरली पैसेज में दिया गया है इम्प्रोवाइजेशन. फाइन, मूव ऑन. मैचिंग, माई फेवरेट. दबा के आपके पेपर्स में मैचिंग आती है, दबा के.
ओके कोई बात नहीं, हम भी दबा के करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और क्या, और अच्छा भी करेंगे। ये देखिए आपके सामने, लाइवली, स्प्लेंडेड, स्पेट एंड ट्रायम्फ, वर्ड्स आर हियर, मीनिंग्स आर दिस साइड। ओके बताओ, लाइवली क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए। लाइवली होता है एक्टिव, एक्टिव। ओके, स्प्लेंडेड इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। Okay, spate is going to be series, triumph is going to be success. So A goes with what? A goes with 3. A with 3 कहां पर है? A with 3 यहां पर है, ये रहा। A goes with 3, B goes with 4, beautiful. C goes with 1, triumph होता है आपका victory. Okay, triumph, success. तो yes, this is my answer. छोटा सा ही था, ज्यादा एफर्ट नहीं लगा। मैचिंग देखकर भी डरो मत, कॉम्प्रिहेंशन देखकर भी डरो मत। हियर वी हैव आवर थर्ड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, दिस इज कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3। हम तीसरी कर रहे हैं आपके साथ, कीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, अनक्वेश्चनेबली, मैं साइड होकर थोड़ा पढ़ती हूं आपके लिए। अनक्वेश्चनेबली a literary life is for the most part an unhappy life. Literary क्या होता है? लिटरेचर वगैरह से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। ओके, अनक्वेश्चनेबली यानी कि अनडाउटेडली जो लिटरेरी लाइफ होती है इज फॉर द मोस्ट पार्ट एन अनहैप्पी लाइफ, वो एक अनहैप्पी लाइफ होती है। बिकॉज इफ यू हैव जीनियस यू मस्ट सफर द पेनल्टी ऑफ जीनियस। अगर आप एक जीनियस हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, तो इसकी भी एक पेनल्टी है। एंड इफ यू हैव ओनली टैलेंट देर आर सो मेनी केयर्स एंड वरीज इंसिडेंटल टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ मेन ऑफ लेटर्स। ओके, तो बहुत सारी वरीज वगैरह आ जाती हैं जो, अच्छा मेन ऑफ लेटर्स वही होते हैं पोएट्स वगैरह, इस तरह के लोग, राइटर्स वगैरह, उनको मेन ऑफ लेटर्स कहते हैं। तो उनकी अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। एज टू मेक लाइफ एक्सीडिंगली मिजरेबल। इंसिडेंटल मतलब जो अपने आप आ जाती हैं चीजें, किसी प्रोफेशन वगैरह से रिलेटेड होने की वजह से। ओके, तो उनको हम कहते हैं इंसिडेंटल। अब यहां पर देखो, लाइफ फिर आपकी जो है वो मिजरेबल हो जाती है। बिसाइड्स द पैंग्स ऑफ कॉम्पोजिशन, पैंग्स मतलब होता है टॉर्चर। देखो, अब इतना सा पढ़ के आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई लैंग्वेज सिंपल नहीं है। हमने जो फर्स्ट वाला किया, हॉर्स और कैमल और अरेबिया के डेजर्ट वाला, लैंग्वेज बहुत सिंपल थी। सेकंड वाला जो हमने किया, लैंग्वेज बहुत मुश्किल थी, उसकी भी घुमा फिरा के, लेकिन और ऊपर से उसमें यह भी था कि बस एक छोटा सा पार्ट हमें दिया गया था एंड प्रोबेबली वो उसमें बहुत सारे पार्ट्स जो है वो डायरेक्ट स्पीच और इस तरह से आए हुए थे। अब उसमें लेकिन फाइनली जो क्वेश्चंस आए, दे वर प्रीटी सिंपल एंड डायरेक्ट। यहां पर देखते हैं हम कैसे आएंगे। बिसाइड्स द पैंग्स ऑफ कॉम्पोजिशन, पैंग्स मतलब कि हमें मुझे कुछ कंपोज करना है, तो ये टॉर्चर होता ही है। एंड द कंटिन्यूअस डिसअपॉइंटमेंट विच अ ट्रू आर्टिस्ट फील्स एट हिज इनएबिलिटी टू रिवील हिमसेल्फ। और उसको बहुत बार ऐसा भी लगता है कि मैं अपने आप को रिवील नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। देयर इज द एवर रेकरिंग डिफिकल्टी ऑफ गेनिंग पब्लिक ईयर। रेकर करने का मतलब होता है रेपिटेशन। एक और उसकी लाइफ में मुसीबत होती है कि वो उसको ऐसा लगता है कि जनता जो है मेरी बात नहीं सुन रही है, द पब्लिक इज नॉट गिविंग एन ईयर। Young writers are buoyed up by the hope and the belief that they have only to throw that poem at the world's feet to get back in return the laurel crown. एक बार यहाँ तक देखते हैं। तो हमारे यंग राइटर्स क्या सोचते हैं? यंग राइटर्स में ये उम्मीद होती है, होप होती है और ये बिलीफ होती है कि दैट दे हैव ओनली टू थ्रो दैट पोएम एट द वर्ल्ड्स फीट, कि उनको केवल एक पोएम लिखकर जो है दुनिया के सामने देनी है, टू गेट बैक, और उन्हें वापस बदले में क्या मिलेगा? लॉरेल क्राउन। लॉरेल होती है प्रसिद्धि। ओके, यानी कि वो फटाफट जो है फेमस हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। दैट दे हैव ओनली टू पुश दैट नॉवेल इनटू प्रिंट टू बी एक्नॉलेज्ड एट वंस एज अ न्यू लाइट इन लिटरेचर। उनको केवल अपनी नॉवेल जो है वो पब्लिश करानी है और उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा इमीडिएटली कि ये लिटरेचर की नई होप है, ये नई लाइट है। You can never convince a young author that the editors of magazines and the publishers of books are a practical body of men.
बिल्कुल सही है कि आप उस यंग ऑथर को नहीं समझा सकते कि जो किताबों को छापते हैं, जो पब्लिशर्स होते हैं, जो एडिटर्स होते हैं, वो अलग किस्म के लोग होते हैं, वो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, हु आर बाय नो मीन्स फ्रेनेटिकली एंशियस अबाउट प्लेसिंग द बेस्ट लिटरेचर बिफोर द पब्लिक। इन लोगों में ये उत्सुकता नहीं होती है कि हमें जनता के सामने बेस्ट लिटरेचर लेकर जाना है। ये अलग टाइप के लोग होते हैं। और यहां पर देखो ने ये पुरानी इंग्लिश का एक वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश का, ये इसका मतलब होता है नो। दैट फॉर द मोस्ट पार्ट दे आर मियर ब्रोकर्स हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑन द हार्डेस्ट लाइंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो पब्लिशर्स होते हैं, ओके, ये लोग अपना बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से करते हैं। इनमें कोई उत्सुकता नहीं होती कि ये बेस्ट लिटरेचर को जनता के सामने लेकर जाएं। But supposing your book fairly launches, its perils are only beginning. Perils होता है डेंजर, ठीक है। मान लो आपकी बुक लॉन्च हो ही जाती है, ओके, आपको लगेगा बहुत अच्छा हो गया, परंतु हम ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि नहीं, इनके अभी जो खतरा है उसकी शुरुआत ही हुई है। यू हैव टू रन द गॉन्टलेट ऑफ द क्रिटिक्स, ओके। अब ये जो है हमारा ये एक ईडीएम है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हार्श क्रिटिसिज्म, कड़ी निंदा झेलना। आपकी बुक जो है वो छप गई, मान लो लॉन्च हो भी गई, तो उसके बाद जो है आप क्रिटिक्स के निशाने पर आ जाते हैं और आप उनकी कड़ी आलोचना झेलेंगे। A time comes in the life of every author when he regards critics as a comical rather than formidable. हर ऑथर की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो क्रिटिक्स के ऊपर हंसता है, उनको वो कॉमिकल सोचता है। कॉमिकल का मतलब वही कि उनको वो जो है साइड हटाना चाहता है, ही इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन देम, रादर देन फॉर्मिडेबल, ओके, रादर देन फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब फियरफुल, वो अब उनसे डरना जो है वो छोड़ देता है। एंड गोज हिज वे अनहीडिंग, और वो अपने रास्ते जाता है अनसुना करके। बट देयर आर सेंसिटिव सोल्स, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं राइटर्स जो संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। बट देयर आर सेंसिटिव सोल्स दैट यील्ड, यील्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना। जब क्रिटिक्स इनकी बुराई करते हैं तो ये समर्पण कर देते हैं, या अनसुना नहीं कर पाते। दैट यील्ड अंडर द चैस्टाइजमेंट, ये क्रिटिसिज्म, डांट, फटकार, एंड परहैप्स आफ्टर सफरिंग मच साइलेंट टॉर्चर दे अबैंडन द प्रोफेशन ऑफ पेन फॉर एवर। ये लोग ये आलोचना नहीं झेल पाते हैं और फिर ये जो है अपना लिखना ही छोड़ देते हैं। ओके, नॉट एन इजी वन, बट लेट्स सी क्वेश्चंस कैसे आएंगे। कीट्स, ओके, आपने कीट्स का नाम सुना है, इंग्लिश लिटरेचर वालों ने सुना होगा। कीट्स परहैप्स इज द सैडेस्ट एग्जांपल ऑफ अ फाइन स्पिरिट हाउंडेड टू डेथ बाय सैवेज क्रिटिसिज्म। कीट्स ये भी एक राइटर थे, बहुत ही फेमस, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ओके, बल्कि सैडेस्ट भी हैं, क्योंकि ये एक ऐसे फाइन स्पिरिट थे जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी इतनी निंदा की गई, इतना हार्श क्रिटिसिज्म इनका किया गया, दैट ही डाइड, ही वाज हाउंडेड टू डेथ। बिकॉज वॉट एवर हिज बायोग्राफर्स में अवर का मतलब स्टेट, कहना, से, भले ही उनके बायोग्राफर्स जो हैं, वॉट एवर हिज बायोग्राफर्स अवर, दैट फ्यूरियस अटैक ऑफ गिफोर्ड एंड टेरी अनडाउटेडली एक्सपीडिएटेड हिज डेथ। ठीक है, अब यहां पर देखो कि भले ही उनके बायोग्राफर्स कुछ भी कहें, लेकिन दो क्रिटिक्स के यहां नाम दिए गए हैं, गिफोर्ड और टेरी। इन लोगों ने इनको अटैक किया, जिस वजह से अनडाउटेडली इनकी डेथ जो है, डेथ में तेजी आई। एक्सपीडिएटेड का मतलब वही होता है किसी चीज को और स्पीडन अप कर देना। ओके, व्हाट डज एक्सपीडिएट मींस? टू स्पीडन अप, टू स्पीडन अप। अगर मैं कहूं आई वॉन्ट यू टू एक्सपीडिएट द प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस में तेजी लाओ। ओके, बट नो डाउट देर आर हंड्रेड्स हु सफर कीनली हॉस्टाइल एंड अनस्क्रूपलेस क्रिटिसिज्म। ऐसे काफी लोग हैं जो कि हॉस्टाइल होता है, उनका जो आपके प्रति एटीट्यूड है वही दुश्मनों वाला है, और अनस्क्रूपलेस होता है अनएथिकल, तो वो इस क्रिटिसिज्म को झेलते हैं।
एंड हु हैव टू बेयर दैट सफरिंग इन साइलेंस, और इस सफरिंग को वो चुपचाप झेलते हैं, बिकॉज इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल. Cardinal principle means very important rule. It's a very important rule in literature that the most unwise thing in the world for an author is to take public notice of criticism. Okay. यहां पर कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो बेवकूफी वाला काम होगा ना किसी ऑथर के लिए, वो ये है कि वो अपनी निंदा को जनता के सामने ये ला दे कि मैंने इस निंदा को नोटिस किया, इन द वे ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ, और अपना बचाव करने पर उतर आए. साइलेंस इज द ओनली सेफ गार्ड. चुप रहना सबसे बड़ा बचाव है, एज इट इज द ओनली डिग्निफाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंसल्ट एंड ऑफेंस. ठीक है, टफ वन, इट्स अ लिटिल टफ वन. ओके, लैंग्वेज जो है मुश्किल है. चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं आपके. Why is the literary life mostly an unhappy one? Due to attitude of publishers, because of criticism of the critics, pangs of composition, या फिर all of the above. ये आपके सामने यहां पर दिए गए हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. देखो बिल्कुल ओके, पूरे के पूरे इसमें क्या दिया गया है कि जो पब्लिशर्स हैं, ठीक है, मोस्टली तो क्रिटिक्स के बारे में, कि क्रिटिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में रहते हैं, इस वजह से तो सेकंड वाला तो है ही है. ठीक है, फर्स्ट वाला पब्लिशर्स का एटीट्यूड रोल प्ले करता है बिकॉज वो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से चलाते हैं. पैंग्स ऑफ कॉम्पोजिशन के बारे में भी दिया है. ओके, ध्यान से अगर आप देखेंगे कहां पर है हमारा फर्स्ट वाला, यस, यहां पर कहीं पैंग्स ऑफ कॉम्पोजिशन होना चाहिए, ये रहा. बिसाइड्स द पैंग्स ऑफ कॉम्पोजिशन एंड द कंटिन्यूअस डिसअपॉइंटमेंट विच अ ट्रू आर्टिस्ट फील्स एट हिज इनएबिलिटी, ये सारा, तो यहां पर पैंग्स ऑफ कॉम्पोजिशन भी होगा. अगर पैंग्स ऑफ कॉम्पोजिशन होगा तो 11 के लिए हमारा आंसर क्या है? आंसर यहां डी है. दिस इज माई आंसर. ओके, आगे चलो. What attitude should an author adopt in the face of bitter critics? Okay, अगर critics बहुत तगड़ी निंदा कर रहे हैं तो ऑथर का एटीट्यूड क्या हो? ओके, अगर क्रिटिक्स हैं तो ऑथर का एटीट्यूड फिर क्या होना चाहिए? बीट एवरी क्रिटिक ब्रूटली, उसको उनकी पिटाई कर देनी चाहिए. ही शुड रिस्पॉन्ड टू एवरी क्रिटिक इंडिविजुअली, एक एक करके उनका जवाब दे. ही शुड डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट एवरी क्रिटिसिज्म, अपना बचाव करे. या फिर मेंटेन साइलेंस टू पोज अ डिग्निफाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंसल्ट एंड ऑफेंस. लास्ट लाइन देखो, आंसर वही तो है, ये रहा. ये देखिए, साइलेंस इज द ओनली सेफ गार्ड एज इट इज द ओनली डिग्निफाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंसल्ट एंड ऑफेंस. ये हमारा आंसर. आगे आ जाओ. मैचिंग आ गया आपके सामने. मैच द वर्ड्स एक्सप्रेशंस इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग इन लिस्ट 2. ओके, दो लिस्ट्स हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. बताइए. पैंग्स ऑफ कॉम्पोजिशन, बॉयड अप बाय द होप, मियर ब्रोकर्स और अनस्क्रूपलेस. अनस्क्रूपलेस तो होता है हमारा डिसऑनेस्ट, ठीक है. ब्रोकर्स हमारे होते हैं मिडिलमैन, ये रहा. बॉयड अप बाय द होप, ये होता है ओवर एंथुजियास्टिक. पैंग्स ऑफ कॉम्पोजिशन, पैंग्स ऑफ क्रिएटिविटी, पेन ऑफ क्रिएटिविटी, ये है. तो ए किसके साथ जा रहा है? ए जा रहा है 4 के साथ. ए 4 के साथ यहां नहीं है तो इसको मैं काट देती हूं, ये मेरा एलिमिनेट हो गया. ठीक है. बी, B goes with which one? B goes with 1. So where is B with 1? B with 1 is here. Okay, यहां पर B with 1 है ही नहीं, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया. ठीक है. B goes with 1, then C goes with 2. No, sorry, C goes with 2. C कहाँ है हमारा? Mere brokers, yes, middleman, correct. D goes with 1, D goes with 3. I'm sorry. D कहाँ है? ये unscrupulous, dishonest. Yes, बिल्कुल सही. This is my answer. This is my answer. Correct. What are the ambitions of a young author? What are the ambitions of a young author? एक young author जो होता है, ओके, उसके क्या एम्बिशंस हैं? यंग ऑथर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि उसको लगता है कि वो मेरी जो ये पोएम है जनता के सामने एक बार जाए और फिर तो वो क्या क्राउन ऑफ लॉरेल उसके सर पर आ जाएगा. व्हाट आर द एम्बिशंस ऑफ अ यंग ऑथर? टू फाइंड लार्ज स्केल रीडरशिप, टू हैव गुड रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स, टू गेट इमीडिएट फेम एज अ राइटर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. फटाफट मुझे बताइए. ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने. 14 में व्हाट इज माय आंसर? ओके, यस, ये जो यंग ऑथर है, ओके,
उसके में आंसर हमारा होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, दिस इज माय आंसर। 14, which English poet does the author talk about who was hounded to death by savage criticism? बिल्कुल क्लियरली आपके पैसेज में इनका नाम दिया गया है, एंड इट इज वेरी सैड इट हैपेंड टू हिम। कीट्स, हियर इज द नेम। ओके, वेयर इज द नेम? हियर इज द नेम, ये रहा, कीट्स। समझ में आ गया आपको? कीट्स, ही इज द पर्सन हु वाज हाउंडेड टू डेथ बाय क्रिटिसिज्म। ओके जी, अब ये हमारे सारे के सारे जो हैं हमने कॉम्प्रिहेंशन आपके कंप्लीट कर लिए। ओके, कॉम्प्रिहेंशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे चलते हैं। ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपको दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। बताइए, आप करने की कोशिश करेंगे और आप मुझे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ऑल हिज कैलकुलेशंस हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। ठीक है, बताइए, ऑल हिज कैलकुलेशंस हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। टेंस क्या है यहां पर? यहां देखिए, परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस है। एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, मीनिंग चेंज नहीं होता है। व्हेन यू चेंज एक्टिव टू पैसिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। बेसिक रूल्स के बिना मत करना, तुक्का मत मारना, नेगेटिव मार्किंग है, फंस जाएंगे। ओके, यहां पर देखो, वर प्रूव्ड, ये क्या टेंस था? परफेक्ट, ये हो गया पास्ट। इसको काट दिया जाए, इसको काट दिया जाए, बिकॉज टेंस हैज चेंज, तो ऑप्शन डी कट गया। इट हैज प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग, ये इट हमारा जो है इनकरेक्ट है। ये कहां से आया? ये गलत है। दे हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग, यस, ये हमारा आंसर है। अगर मैं इसको पूरे को लिखूं तो क्या लिखूंगी मैं? ऑल हिज कैलकुलेशंस हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग, फिर बाय लगाकर हम डूअर का नाम लिखेंगे, जो भी डूअर है हमारा। ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। ओके, ये पैसिव वॉइस में है, इट तो होगा नहीं। दे हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग, ये होगा। वी हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग, ये भी हो सकता है, पर इन दोनों में दिस वन इज बेटर। ओके, दिस वन इज बेटर। क्वेश्चन नंबर 16, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 16 में बी हमारा राइट आंसर है। आगे चलो। ओके, नेक्स्ट, ये देखो, select the appropriate option to convert the following into active voice. ओके, अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है? Why was such a letter written by your brother? This is interrogative, और इंटरोगेटिव भी yes no कैटेगरी वाला नहीं, दूसरे वाला, दूसरे वाला इंट्रोगेटिव। जब आप लुमिनेयर इंग्लिश मास्टरी कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, उसमें आप देखोगे कि हमने कुछ भी आपके लिए नहीं छोड़ा है। बिल्कुल बेसिक से एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है, सिंपल सेंटेंसेस का आप एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव का कैसे बनाते हैं, इंपरेटिव का कैसे बनाते हैं, इंट्रो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। उसी तरह से आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस टाइप का सेंटेंस आपको दिया गया है। वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर। ओके, बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। 17 इज हियर, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, अब यहां पर देखो वॉज है, सो इट इज इन विच टेंस? इट इज इन पास्ट टेंस। टेंस तो चेंज होगा नहीं ना हमारा, पास्ट टेंस है। तो ध्यान से अगर आप देखो, वाई हैज सच अ लेटर, क्या ये इनकरेक्ट है? यस, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमारा टेंस बदल गया। ओके, अब यहां पर देखो, वाई वॉज सच अ लेटर बीइंग रिटन, ये बीइंग कहाँ यूज होता है? ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, यहां पर कोई कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये भी हमारा, ये दो ऑप्शन हमारे क्यों एलिमिनेट हो गए? क्योंकि दोनों में टेंस बदल गया। वाई डिड योर ब्रदर रोड सच अ लेटर, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि जिन सेंटेंसेस में डू, डज और डिड आता है उनमें हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट हैव वी डन? वी हैव रिटन डिड हियर एंड वी आर यूजिंग रोड, तो ये इनकरेक्ट हो गया। व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर? 17 सी इज माई आंसर। 17 सी इज माई आंसर। चूज द ऑप्शन टू करेक्टली चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच।
दो क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के आ गए। अब हम देखते हैं आगे क्या आ रहा है। दिस इज अ नरेशन क्वेश्चन हियर। सो वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसको करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 को, इसको ध्यान से देखो। ओके, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आर यू फ्री टुमारो, शी सेड टू मी। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होता है, टेंस चेंज होगा। आर यू फ्री टुमारो, शी सेड टू मी। शी, ओके, अब ये क्या है? आर यू फ्री टुमारो, ये इंटरोगेटिव है। ओके, और कौन सा इंटरोगेटिव है ये इंट्रोगेटिव वो वाला है जिसके आंसर्स यस या नो होते हैं। तो ये उसी कैटेगरी का है। अब इंटरोगेटिव में जो रिपोर्टिंग वर्ब हम लेते हैं वो आस्क्ड लेते हैं। शी टोल्ड मी नहीं होगा, शी ऑर्डर्ड एंड आस्क्ड ये भी नहीं होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब से ही हमारे दो ऑप्शंस जो हैं वो एलिमिनेट हो गए। शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज फ्री टुमारो, टुमारो को भी तो हमें चेंज करना होता है, तो ये भी मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। टुमारो चेंजेस टू द नेक्स्ट डे। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज फ्री द नेक्स्ट डे। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन as the conversion for the following statement into indirect speech. ओके, ये भी एक और हमारा क्वेश्चन आ गया नरेशन का। ओके, नरेशन का क्वेश्चन आ गया, देखते जाओ। दो एक्टिव पैसिव के आए, दो हमारे नरेशन के आ गए, और तीन हमारे पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन आ गई। फियोना सेड इट्स गेटिंग लेट। ओके, ये इट्स क्या है भाई, जरा मुझे बताएंगे आप? ये है इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना। जब तक आपको पता नहीं चलेगा इसमें इज है तो आपको टेंस कैसे पता चलेगा, जरा मुझे बताओ। तो ये किस में है? ये हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस। फाइन, ये पास्ट टेंस में चेंज होगा? यस होगा। यहां पर पास्ट टेंस है? नहीं है। मेंट कहां से आया? इट इज नॉट नीडेड। ओके, इट हैड बीन लेट, यहां पर तो पास्ट परफेक्ट हो गया। ओके, हैज बीन गेटिंग, ये भी इनकरेक्ट है, तो इट वॉज गेटिंग लेट। आंसर हियर इज गोइंग टू बी 19 डी। डी इज द राइट आंसर। इज डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Match list 1 with list 2 to complete the sentences in the table. Okay, अब ये देखो हमारे सामने ये list 1 है और ये list 2 है, और आप ध्यान से देखिए और इसको करने की कोशिश करें। ओके फाइन, क्या आप ये बता सकते हो कि ये किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है? कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? सिनोनिम्स का है, एंटोनिम्स का है, किस चीज का ये है, या ग्रामर के किसी टॉपिक से रिलेटेड है? बताओ मुझे जरा। ओके, बताइए किस चीज से रिलेटेड है ये भी नहीं पता चल रहा माय डियर। तभी तो मैं कह रही हूं कि आपके पेपर में क्वेश्चंस की जो प्रेजेंटेशन है, ओके, आपको बहुत ही तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड आई विल टेल यू दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमारी लोकोक्तियां और मुहावरे होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखो। आर प्रिंसिपल only a daredevil, my father advised me due to sheer negligence। ये आपके सामने, अब मैंने बता दिया idioms and phrases का है। अब आप मुझे बताइए, इसमें मैच करने की कोशिश करो। Here we are on question number 20। 20 है आपके सामने, बताइए। ओके, ध्यान से देखो। आर प्रिंसिपल, अच्छा अब देखो यहां पर डेयर डेविल से मैं स्टार्ट कर देती हूं। ओनली अ डेयर डेविल कैन फेस लैंड माफिया। ओके, माफिया एक नेगेटिव वर्ड है भाई। ओके, और ये लूट और इस तरह की चीजों के साथ एसोसिएटेड है, तो बी गोज विद वन। ठीक है, अब यहां पर कहीं है वेयर बी गोज विद वन? बी गोज विद वन केवल एक है, ये है। क्या मैं इसको फिट करके देखूं? ओके, डेयर डेविल कौन होता है? ये देखो, ईडियम अंडरलाइन करती हूँ, डेयर डेविल। ठीक है, यहां पर डेयर डेविल जो है ये ईडियम है। डेयर डेविल होता है अ ब्रेव पर्सन, साहसी व्यक्ति के लिए हम ये यूज करेंगे, अ ब्रेव पर्सन। फाइन, उसके बाद देखो नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर होता है सही काम करना, टू डू द राइट थिंग। डाइड इन हार्नेस, टू डाई वाइल वर्किंग, काम करते हुए मृत्यु होना, टू डाई वाइल वर्किंग। आप अपने प्रोफेशन में काम कर रहे थे, उसी समय आपकी मृत्यु हुई, टू डाई वाइल वर्किंग। सो ये इसके साथ जा सकता है। आर प्रिंसिपल डाइड इन हार्नेस, यू हैव गॉट योर सेल्फ इन टू अ मेस,
ये होता है किसी मुसीबत में पड़ना, तो ये इसके साथ जाएगा। ड्यू टू शेयर नेग्लिजेंस यू हैव गॉट योर सेल्फ इन टू अ मेस। ए गोज विद 3, ठीक है, ये रहा ए गोज विद 3, बी गोज विद 1, बी गोज विद 1, करेक्ट। सी गोज विद 2, माई फादर एडवाइज्ड मी टू बी फेयर एंड स्क्वेयर इन बिजनेस, बिल्कुल सही, सी हमारा राइट आंसर है। नॉट एन इजी क्वेश्चन टू डू, जब कर लोगे तो लगेगा अरे ये तो आसान था, लेकिन देखो इसमें ईडियम्स भी, ये नहीं कि एक ही लिस्ट में दे दिया, ईडियम्स को भी इन्होंने जो है दोनों लिस्ट में दिया। यहां देखो, लिस्ट मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ओके, सेम स्टाइल का क्वेश्चन है। सम स्पीकर्स मियरली, ओके, द मैनेजर वाज, शीला अचीव्ड सक्सेस, द पुअर हैव टू, ये आपको दिए गए हैं। बताइए, ब्रॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, बेयर द ब्रंट, देखो ये सारे ब्रॉट टू बुक, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, बेयर द ब्रंट, बीट द एयर, ये हमारे इडियम्स हैं, ये हमारे इडियम्स हैं। बताओ, सम स्पीकर्स मियरली, द मैनेजर वॉज, शीला अचीव्ड सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, के दम पर, के दम पर, मेहनत के दम पर, ठीक है, बाय डिंट ऑफ, ओके, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। सो सी गोज विद 2, यहां पर सी विद 2 कहां है, कहीं है सी विद 2, बताइए मुझे, यहां पर है सी विद 2, यहां पर है हमारा सी विद 2, बताओ क्या ये हमारा आंसर है? अब आप बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू टू टेल मी। ओके, सम स्पीकर्स मियरली, सम स्पीकर्स मियरली बीट द स्पीकर्स विद देयर प्रीचिंग, ये इसके साथ होगा, और बीट द एयर इन देयर स्पीच वाइल प्रीचिंग। बीट द एयर, ये एक इडियम है, और इसका क्या मतलब होता है? टू बीट द एयर। क्या आप हवा को पीट सकते हैं? जी नहीं, मैं पीट रही हूं हवा को। इज एनीथिंग हैपनिंग? नो, एन इम्पॉसिबल टास्क, यूजलेस एफर्ट। ओके, तो बीट द एयर इन देयर स्पीच वाइल प्रीचिंग, ए किसके साथ जा रहा है? 4 के साथ, यहां पर है। फिर है हमारा, द मैनेजर वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस। ब्रॉट टू बुक का मतलब होता है उस पर कार्रवाई होना, कार्रवाई होना। शीला, ये हो गया। द पुअर हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ता है, इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मीनिंग ऑफ द फॉरेन वर्ड, और यहां पर आपको वर्ड दिया गया है रॉन्डेवू, और इसका मतलब क्या होता है? इज इट अ रिलीजियस प्लेस? नो। एग्जैगरेटेड? नो। ये है, दिस इज माई आंसर, इट्स अ सीक्रेट मीटिंग प्लेस। सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, fill in the blank with a suitable foreign word. वाह जी वाह, very rare question, rarest of the rare, rarest of the rare होता है, ये भी idiom है, इसका मतलब है जो बहुत ही कम मिले, दुर्लभ, rarest of the rare। बताइए, dash he would appear to be guilty। अच्छा, ये जो है प्राइमा फेस, इसका यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज द आंसर। पहले तो आपको ये बता दूं, प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी, ओके। उसके बाद यहां पर प्रो बोनो है, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन यही, और फिर ये वाला है, ठीक है। बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अच्छा ये आंसर है, मैंने आपको बता दिया, प्राइमा फेसी, ओके। ये लीगल वर्ड है, प्राइमा फेसी एविडेंस और इस तरह के, ओके, ये लीगल वर्ड है। आपको मैं बता दूं कि इसका ये एक लैटिन टर्म है, ये एक लैटिन टर्म है। आपके पेपर में लैटिन ग्रीक टर्म्स भी तो पूछी जाती हैं, ये एक लैटिन टर्म है, और इसका मतलब होता है ऑन द फर्स्ट लुक, पहली नजर में, पहली बार देखने पर, ऑन द फर्स्ट ग्लांस एटसेट्रा, क्या लगा, ओके। प्राइमा फेसी ही वुड अपीयर टू बी गिल्टी, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। फिर आपके सामने है प्रो बोनो। व्हाट इज प्रो बोनो? बताइए मुझे, प्रो बोनो क्या होता है? यहां पर आपको दिया गया है ना, प्रो बोनो क्या होता है? प्रो बोनो होता है फॉर द पब्लिक गुड, फॉर द पब्लिक गुड। तभी तो मैं आपसे कहती हूं ना कि आपके पास आपका स्टडी मटेरियल हो, ये एडिशनल चीजें आप लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धीमी आवाज में, इन अ विस्पर, दबी आवाज में, इन अ विस्पर। इज इट क्लियर? चलिए आगे।
ओहो, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द करेक्ट मीनिंग फॉर द अंडरलाइंड ईडीएम। ईडीएम का थर्ड क्वेश्चन आ गया, दो वो मैचिंग वाला है और ये भी थर्ड वाला। द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड विद वन वॉइस, ये है आपके सामने, द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड विद वन वॉइस। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग है, एक ये ईडीएम है, इसके चार दिए गए हैं, यूनानिमसली, अनकॉन्शियसली, शाउटेड या विद अ नॉइस। Okay, choose the correct answer from the options given below. You have to give the meaning of the idiom with one voice. ये है सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति, सम्मति से, that means everybody agreed unanimously। ये है केवल, इसमें चिल्लाने से लेना देना नहीं है। अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस होता है जब आप अपने होशो हवास में नहीं है, या फिर आप कुछ कर दें और आप जो है उसको एक तरह से आपने सोच समझकर नहीं किया या कहा। He said so unconsciously, so please forgive him. Is it clear? तो यहां पर आंसर केवल ए है, तो ए कहां पर है? डी। डी इज माई आंसर, डी इज माई आंसर। 24 is going to be D. Next one, which among the following pair of words carry the same relationship as? Okay, ये वाला पेपर मुश्किल ना होकर भी बहुत स्कोरिंग नहीं होगा। आप कैसे करते हैं वो बिल्कुल अलग है। पहले तो आपको बताना है कि इन दोनों वर्ड्स में रिलेशनशिप क्या है, और भगवान की दया है कि इन्होंने सिंपल से वर्ड्स दिए हैं, चीयरफुल एंड मैरी, एंड दे आर सिनोनिम्स, समानार्थक हैं ये। रिवील, हाइड, ये ऑपोजिट है, रिवील दिखाना, हाइड छिपाना। स्पॉन्टेनियस, जो बिना सोचे समझे तुरंत कर दिया जाए, ही गेव अ स्पॉन्टेनियस आंसर। ओके, प्री मेडिटेटेड, ओके, पहले से प्लान किया हुआ। श्रूड, श्रूड होता है कनिंग, सिंपल, ये सारे तीनों ऑपोजिट हैं। डिके और डिटोरियोरेट ये सिनोनिम्स हैं, डिके होना, सड़ना, गलना, डिटोरियोरेट भी लेवल में जो है कमी आना। सो 25 डी इज माई आंसर, 25 दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होते हैं? ये डिटर्मिनर्स हैं। द क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू 3 sections एंड डैश सेक्शन विल कंटेन 20 स्टूडेंट्स। ओके, ये भी डिटर्मिनर्स हैं, वो सबसे फेमस डिटर्मिनर्स हैं, ये भी हैं। ईच, एवरी, बोथ, ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे? द क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू 3 sections एंड ईच सेक्शन या एवरी सेक्शन एंड बोथ सेक्शन। देखो क्लियरली यहाँ पर 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है ना, बोथ हम नहीं लगा सकते, एलिमिनेट करो, क्योंकि बोथ जो है इट इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ 2, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ये एलिमिनेट हो गया तो ऑल ऑफ द अबव भी एलिमिनेट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोथ हम कब लगाते हैं? बोथ हम तब लगाते हैं जब हम दो की बात कर रहे हो और वो चीज दोनों पर एप्लीकेबल हो, और नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी बोथ द स्टोरीज आर नॉट गुड, इट इज इनकरेक्ट। मैं ये कह सकती हूं कि नाइदर ऑफ द स्टोरी, नाइदर ऑफ द स्टोरीज, दो है नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो आपको यूज करना है नाइदर, दो है नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा तो आप यूज करेंगे बोथ। बोथ ऑफ देम आर माई स्टूडेंट्स, बोथ ग्रामर एंड वोकैबुलरी आर इंपॉर्टेंट, बोथ द क्वेश्चंस आर करेक्ट। बात समझ में आई? नाइदर ऑफ द क्वेश्चंस, नाइदर ऑफ द बॉयज, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको इस तरह से जाना है। अब देखो इस पे वापस आ जाओ, क्या बचा हमारे पास? ईच और एवरी। एवरी नहीं होगा यहां पर हमारा होगा ईच, EACH, ईच। दैट्स माई आंसर। ओके, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द आर्टिकल विच नीड्स टू बी इंसर्टेड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द सन डिड नॉट राइज टिल 6 in dash morning, 6 in a morning, 6 in an morning। ओके, अगर ए या एन लगना भी है तो एन तो लग नहीं सकता क्योंकि ये वावल साउंड से नहीं है, तो ये कट गया। ओके, या फिर यहां आर्टिकल लगेगा ही नहीं। बताइए मुझे, बताओ मुझे। जो ग्रामर में आपका मैंने आर्टिकल्स का टॉपिक करवाया है वहां पर मैंने स्पेसिफिकली ये बताया हुआ है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे,
उनको हम किस तरह से बोलते हैं? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नून, इन द डे, ड्यूरिंग द डे। ओके, इस तरह से बोला जाता है उनको। केवल नाइट के लिए हम यूज करते हैं एट नाइट। इन द नाइट मत बोलो। आई गो फॉर अ वॉक एट नाइट, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, माई मदर प्रिपेयर्स लंच इन द आफ्टरनून। ओके, वी वॉच some movies in the evening। तो यहां पर द लगेगा। सी, दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। oh question number 27, my answer will be C, in the morning। Next, choose the correct exclamatory form of the following sentence from the options given below। Very nice। The students are excited to go for the excursion। ओके, एक्सकर्शन क्या होता है? एक्सकर्शन होता है एक शॉर्ट ट्रिप। ओके, ये वन वर्ड में भी आ जाता है। What is an excursion? An excursion is a short trip। Okay, fine। The students are excited to go for the excursion। जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सकर्शन पर जाने के लिए एक्साइटेड हैं। बताइए इसका क्या होगा? ये है आपके सामने, और मैं आपको हिंट देती हूं। और मेरा हिंट क्या है आपके लिए? मेरा हिंट ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए वर्ड्स को याद करो। वो हुर्रा, अलास, ओ माय गॉड, ओ नो, और वो किस इमोशन के साथ जोड़े गए हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स एक्साइटेड है, एक्साइटेड है तो अलास तो हो नहीं सकता। अलास तो हताशा, निराशा और पछतावे के लिए होता है। तो यहां पर ये तो एलिमिनेट हो गया, राइट। अब यहां पर देखो, आर एक्साइटेड, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। इज इट प्रेजेंट टेंस? यस, इट इज प्रेजेंट टेंस। यहां पर कौन सा टेंस आ गया? पास्ट टेंस। ये भी कट गया। उसके बाद हम कूडोज कहां पर यूज करते हैं? कुडोज टू यू। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, उसको चीयर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। यहां पर वो भी नहीं हो रहा, तो ये भी कट गया। क्या बचा? हाउ एक्साइटेड द स्टूडेंट्स आर टू गो ऑन एन एक्सकर्शन। एब्सोल्युटली राइट। So what's my answer? My answer here is A। 28 will be A। ठीक है? How many of you could do question number 28 well? आपका आंसर सही आया, जरा मुझे बताइए। Question number 28, your answer is going to be A। ठीक है? अगला देखिए, अगला देखिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, लेट्स डू इट। ये भी चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग। इसका आपको एक्सक्लेमेटरी बनाना है। इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिग्रेट के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट योर ग्रैंडफादर हैज पास्ड अवे। बताइए, ये वाला जो है इसका स्ट्रक्चर एक्सक्लेमेटरी है ही नहीं, बिकॉज इसमें वो वर्ड ही नहीं है जो डेथ वगैरह को एक्सप्रेस करता है। क्लियर? फर्स्ट वाला तो हमारा एलिमिनेट हो गया। Oh, we lost your grandfather। Okay, we lost your grandfather। Did we lose? यहां पे क्या कह रहे हैं? It is a matter of regret that your grandfather has passed away। we जो है यहां पर ये यूसेज इनकरेक्ट है। we की यूसेज इनकरेक्ट है, ये वाला प्रोनाउन इनकरेक्ट है। How regretful are we? इसमें फिर वो वर्ड नहीं है। ये जो वर्ड आना है, alas we have lost your grandfather। yes, D is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर हियर इज गोइंग टू बी डी। डी जो है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, ये हमारा राइट आंसर है, अलास वाला। नेक्स्ट, यूज अ सुटेबल preposition in the following sentence। The exercise was written dash me dash a Parker pen। जब आपको prepositions सिखाई जाती हैं, सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है, सबसे पहली चीज। बताओ, और ये फिर भी आप गलती 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 करते रहते हैं। बताओ, द एक्सरसाइज वॉज रिटन बाय मी विद अ पार्कर पेन। ये है इसका आंसर। ठीक है, हम बाई कब लगाते हैं? बाई के बाद डूअर काम करने वाला आएगा। द गार्डन वॉज क्लीन्ड बाई द गार्डनर। और विद के बाद वो टूल आता है जिस चीज से आपने किया। द गार्डन वॉज क्लीन्ड
बाय द गार्डनर विद अ ब्रूम। किस चीज से किया? झाड़ू से किया। बात समझ में आई? सो द एक्सरसाइज वॉज रिटन बाय मी, द लेक्चर वॉज मेड बाय माई टीचर। समझ में आया? काम करने वाले से पहले आपको बाय लगाना है। सो हियर इज माई आंसर, आंसर इज डी। ये छोटी सी चीज जो मैंने यहां पर बताई, क्या आपको ये नोट करनी है? यस। जब आप बताना चाहते हैं कि काम किसने किया, उसके पहले आप लगाएंगे बाय। द टॉयलेट वॉज क्लीन्ड बाय माई हेल्पर विद हार्पिक। किससे क्लीन किया? हार्पिक से क्लीन किया। ओके ये एग्जांपल अभी मुझे याद आ रहा था। चलिए आगे। Hereafter, Raju is disqualified dash holding any government post। ये है आपके सामने, और आपको फिर preposition लगानी है। बताइए, ये है आपके सामने। Hereafter, Raju is disqualified dash holding any post। और हमारे ऑप्शंस क्या हैं? From, with, against and by। ये आपके सामने है। बताइए क्वेश्चन नंबर 31। I want you to do it quickly. Okay. 31 is in front of you. Take your time, do it. इसके लिए हमारा होगा A, disqualified from, disqualified from, disqualified from, FROM। ठीक है, डिस्क्वालीफाई करने का मतलब होता है हम ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति इस चीज के लिए अब योग्य नहीं है। He was disqualified from होल्डिंग द गवर्नमेंट पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम, क्या ये एक फ्रेजल वर्ब है? यस, ये वहां पर भी है। पूरी की पूरी मैंने सीरीज बना रखी है आपके लिए फ्रेजल वर्ब की। ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है और इसका मतलब है कि अ पर्सन इज नो लॉन्गर एलिजिबल, ही इज नॉट अलाउड टू बी ऑन अ पर्टिकुलर पोस्ट। ओके, चलिए 31 के बाद नेक्स्ट वाले पर। Fill in the blank with a suitable option from the list below. You dash stood by your brother. You should have, may have, shall have, might have. Okay, देखो यहां पर होगा हमारा you should have stood by your brother. Okay, should have stood. ये should have हम कहां यूज करते हैं? पास्ट में कोई चीज होनी चाहिए थी पर हुई नहीं। पास्ट में कोई चीज होनी चाहिए थी पर हुई नहीं। यू शुड हैव ज्वाइंड आवर कोर्स। अगर आप नहीं ज्वाइन करते और बाद में मुझे शिकायत करेंगे तो मैं क्या कहूंगी? यही तो कहूंगी कि आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए था। यू शुड हैव प्रिपेयर्ड अलोंग विद अस। आपको हमारे साथ तैयारी करनी चाहिए थी। बहुत बार हम क्या कहते हैं? अरे मुझे वहां चले जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन देयर। आई शुड हैव स्टॉप्ड हिम। मुझे उसे रोकना चाहिए था। यहाँ पे क्या कह रहा है वो? कि आपको अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहिए था, उसके पीछे खड़ा होना चाहिए था। किसी के पीछे खड़े होने का मतलब उसको सपोर्ट करना। सो यू शुड हैव स्टूड बाय योर ब्रदर। सो व्हाट्स माय आंसर? आंसर इज ए। नेक्स्ट, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई डैश प्ले क्रिकेट। स्टार मार्क क्वेश्चन। बताइए। ओके, अब आपको समझ लगेगा कि मोडाल का क्वेश्चन है ये, बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये टेंसेस का क्वेश्चन है। कोई भी काम आप पास्ट में किया करते थे और कुछ समय के लिए आपने लगातार किया है, लेकिन इस समय आप वो काम नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें यूज्ड टू का प्रयोग करना है। कोई इंसान कहता है कि अरे कॉलेज के दिनों में मैं सिगरेट पिया करता था, तो वो क्या कहेगा? I used to smoke in college. He does not do it anymore. कॉलेज के दिनों में मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी। I used to teach students during college days. ओके, इस तरह से मैं कॉलेज के दिनों में कैंटीन में खाना खाया करता था। I used to take my lunch in canteen. समझ में आया आपको? ओके, कुछ सालों बाद जब आप हाई फाई ऑफिसर्स बन जाएंगे, आप क्या कहेंगे? I used to study vocabulary and English grammar. आई होप तब तक आपकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाए। तो यहां पर हमारा होगा used to. When I was in college, I used to play cricket. जब मैं कॉलेज में था मैं क्रिकेट खेला करता था। आंसर बी। Choose the right word as the substitute for a place where birds are kept. एक ऐसा स्थान जहां पर पक्षी रखे जाते हैं, जहां पर पक्षी रखे जाते हैं।
ओके आपके सामने अवायरी हाउस, अ पायरी, एक्वेरियम, दीज आर द 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। आप में से बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मैम हम अपायरी और अवायरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपका ये समाधान कर देती हूँ। आपने एविएशन सेक्टर सुना है? व्हाट इज एविएशन? एविएशन सेक्टर फ्लाइंग से रिलेटेड है क्या? ये जो हमारे सारे हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे हैं क्या वो इसी सेक्टर से रिलेटेड है? एविएशन, यस इसी से है। पक्षी इसी में आएंगे। क्या स्पेलिंग है? AV। तो जहां बर्ड्स रखी जाएंगी दैट इज एन अवायरी। दिस इज माई आंसर। अपायरी में कौन रहता है? अपायरी में बीज रहती हैं। ओके मधुमक्खी पालन जो लोग करते हैं वो भी तो मधुमक्खियों को कहीं रखते होंगे भाई, ऐसी तो सब जगह वो उड़ती नहीं फिरती होंगी। एक्वेरियम ये घरों में जो आपका होता है जिसमें मछलियां रखी जाती हैं, दैट्स एन एक्वेरियम। ओके नेक्स्ट, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से बोलता है, उसकी स्पीच जो है वो फ्लुएंट एंड क्लियर है, उसके लिए क्या वर्ड है ये आप मुझे बताइए। चलिए बताइए। इमोशनल, इमोशनल होता है भावुक, भावुक। ओके इमोशनल इज भावुक। देन वी हैव एंथुजियास्टिक, जोश वाला, जिसमें बहुत एंथुजियाज्म हो, जोशीला। माई सन इज अ वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन, आई एम एन इमोशनल पर्सन। फिर है आर्टिक्यूलेट, यस दैट्स द आंसर। जो क्लियरली बोले, अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए, आर्टिक्यूलेट। ओके कॉन्फिडेंट, जिसमें बहुत आत्मविश्वास भरा हो। ओके सो आंसर हियर इज सी। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, वेरी नाइस। अब हमारे सामने आ गया है स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस, ये क्वेश्चन आ गया, बताइए। द जापानीज बिकम वेरी एक्साइटिंग about new fashion ideas but the trends only last a short while। और लास्ट में आपको दिया गया है no error। ठीक है लास्ट में आपको क्या दिया गया है? no error, कि कोई गलती है ही नहीं। वेरी नाइस, नो एरर भी होना जरूरी है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप गलतियां क्रिएट कर देते हैं, गलती एक्चुअली होती ही नहीं है। बताओ यहां पर द जापानीज बिकम, अच्छा ये किस टाइप का सेंटेंस है बताइए, बताइए। द जापानीज बिकम वेरी एक्साइटिंग अबाउट न्यू फैशन आइडियाज। जो जापानी हैं वो नए फैशन आइडियाज को लेकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये कुछ ही समय के लिए रहता है। बताइए इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। अब देखो ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का है ना, क्योंकि ये तो उनकी हैबिट है भाई, करेक्ट, उनकी हैबिट है। तो यहां पर द जापानीज बिकम वेरी एक्साइटेड भी आप कर सकते हैं। ओके या फिर द जापानीज, यहां पर द जापानीज बिकम वेरी एक्साइटेड अबाउट न्यू फैशन आइडियाज बट द ट्रेंड, ओके बट द ट्रेंड्स ओनली लास्ट अ शॉर्ट वाइल। ठीक है बिल्कुल सही है। या फिर आप ऐसे कर लो द जापानीज आर वेरी एक्साइटेड, ऐसे कर लो तो भी एरर हमारा पार्ट बी में ही है। सो आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी। ये जो एक्साइटिंग है इसमें आपका गड़बड़ है। ओके इसमें आपका गड़बड़ है, बिकॉज बिकम भी एक वर्ब है। पिक द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ओके वेरी नाइस। द ब्लेसिंग्स दैट द हैबिट ऑफ रीडिंग कन्फर्स ऑन देयर पोजेसर आर मेनी प्रोवाइडेड वी चूज द राइट काइंड ऑफ बुक्स। कितनी रेटिंग दूं इसको मुश्किल होने में? 4 आउट ऑफ 5। और जितने लोग आपको इसको कर देंगे, जितने लोग इसको कर देंगे उनकी रेटिंग हो जाएगी 5 में से 5। करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो। आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई विल देन एक्सप्लेन इट टू यू। द ब्लेसिंग्स दैट द हैबिट ऑफ रीडिंग कन्फर्स, कन्फर का मतलब क्या होता है? गिव्स। रीडिंग हैबिट जो है हमारे लिए किस तरह से आशीर्वाद साबित होती है? द ब्लेसिंग्स दैट द हैबिट ऑफ रीडिंग कन्फर्स ऑन देयर पोजेसर। पोजेसर कौन होता है? पोजेसर वो होता है जो किसी चीज को पोजेस करता है। कोई चीज अगर उसके पास हो, उसके पोजेशन में हो। अब आप देखिए ध्यान से, ठीक है, तो पोजेसर जिसमें ये हैबिट है,
ठीक है, अब हम कौन सी हैबिट की बात कर रहे हैं? द हैबिट ऑफ रीडिंग। हम इस हैबिट की बात कर रहे हैं, करेक्ट। ये हैबिट जिसमें होगी वो इसका पोजेसर कहलाएगा। हैबिट ऑफ रीडिंग सिंगुलर होगा, तो यहां पर ये जो देयर लगा हुआ है ये हमारा इनकरेक्ट है। ओके, इसकी जगह क्या होगा? यहां पर हमारा सिंगुलर लगेगा, इट लगेगा। द ब्लेसिंग्स दैट द हैबिट ऑफ रीडिंग कन्फर्स ऑन इट्स पोजेसर आर मेनी। तो यहां पर जो है हमारा एरर है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। बी, ओ सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये तो आंसर होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट 2, और ये है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपको 4 फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग दिए गए हैं। देखो ध्यान से, ब्रेक इनटू, कट इनटू, लुक आउट फॉर, पुट इनटू। बताइए, आपके सामने है इन सर्च ऑफ, वेयर, एंटर बाय फोर्स एंड रेड्यूस। ओके, ब्रेक इनटू क्या होता है? द थीफ ब्रोक इनटू आवर हाउस। द थीफ ब्रोक इनटू आवर हाउस, यानी जबरदस्ती उसने प्रवेश कर लिया। सो ब्रेक इनटू होता है आपका ए गोज विद 3, ठीक है। उसके बाद है हमारा कट डाउन। कट डाउन होता है कटौती करना। यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, यू शुड कट डाउन ऑन योर वेट, कटौती करना। यू शुड कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ चपातीज यू ईट, जब आपको वेट कम करने के लिए कहा जाता है। सो कट डाउन के साथ होगा नंबर 4। लुक आउट फॉर, ढूंढना। लुक आउट फॉर होता है ढूंढना, तो इन सर्च ऑफ नंबर 1 यहां आएगा। फिर है पुट ऑन। पुट ऑन, कोई भी चीज अगर आपको पहनने के लिए कही जाए, पुट ऑन योर टी शर्ट, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर सॉक्स, पुट ऑन योर जैकेट, इट इज कोल्ड आउटसाइड, वो सब पुट ऑन। तो पुट ऑन कहां है? यहां नंबर 2। सो A3 एंड B4, A3 एंड B4 कहां पर है भाई? यहीं पर है बस। A3, B4, C1 एंड D2, करेक्ट। यस, यही हमारा आंसर है। दिस इज माई आंसर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक है। यही जो है हमारा यहां पर आंसर है, ठीक है। ये होंगे, ए के साथ जा रहा है 3, बी के साथ जा रहा है 4, सी के साथ जा रहा है 1 और डी के साथ जा रहा है आपका 2। दिस इज माई आंसर। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ सुटेबल ऑप्शन। इट इज टिपिकल ऑफ द एलीट क्लास टू डिस्पाइज द पुअर, और ये डिस्पाइज को हम अंडरलाइन करेंगे, ये हमारा अंडरलाइंड वर्ड है। इट इज टिपिकल ऑफ द एलीट क्लास। एलीट क्लास कौन सी क्लास है? जो ऊंची वाली क्लास है। इट इज टिपिकल ऑफ देम टू डिस्पाइज द पुअर। और देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, इन्होंने जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं वो फ्रेजल वर्ब्स हैं। ओके, लुक ओवर, लुक डाउन अपॉन, लुक अप टू, लुक अवे, ये आपके सामने है। ओके, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी सीरीज है, जितने लोगों ने हमारा लुमिनेयर इंग्लिश मास्टरी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, पूरी सीरीज है आपकी A to Z। उसको देखो, उसको देखो, उसको सुनो, देखो। ओके, डिस्पाइस का मतलब होता है लुक डाउन अपॉन, किसी को अपने से नीचा समझना, किसी को अपने से नीचा समझना। तो यहां पर 39 में मेरा आंसर क्या है? 39 में मेरा आंसर जो है वो बी है, ठीक है। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, लुक ओवर समथिंग का मतलब तो होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, ठीक है, एग्जामिन, उसको जांचना। ओके, फिर यहां पर लुक अप टू, लुक अप टू होता है जब आप किसी के जैसे बनना चाहते हैं, किसी के जैसे बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत ग्रेट है। जैसे मैनी क्रिकेटर्स दे एडमायर, दे रिस्पेक्ट विराट कोहली, तो हम क्या कहेंगे? दे लुक अप टू विराट कोहली, इस तरह से हम कहेंगे। और लुक अवे का मतलब तो बस नजरें घुमा लेना। व्हेन द बेगर केम नियर मी and he was expecting me to give him 10 rupees, I just looked away, दूसरी दिशा में देखना। ओके, नजरअंदाज करना। आंसर 39 का बी। होमोनम्स मैच लिस्ट 1 with their meaning in list 2। आपको क्या क्या दिया गया है? BIRTH, BERTH, मेज एंड मेज। बताइए, सबसे सिंपल वाला पकड़ो, BIRTH, तो आपको पता होगा डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, बताइए। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये कौन सी बर्थ है? BIRTH, जन्म वाली, टू बी बॉर्न। सो यहां पर हमारा 3 आएगा।
ए के साथ थ्री कहां पर है? ओ लकी यू, देखो ए के थ्री साथ थ्री केवल एक जगह है, यहां पर। फाइन। बी वन, यस। लोअर बर्थ, अपर बर्थ, ये ट्रेन में होती है, ट्रेन की सीट। ये मेज क्या है? ये मेज है भूल भुलैया। सो दिस विल गो विद विच वन? दिस विल गो विद नंबर 4। ठीक है। और ये वाला मेज क्या है? मक्का, भुट्टा, काइंड ऑफ कॉर्न, ये लीजिए। हो गए सारे? बिल्कुल हो गए हमारे, डन। आंसर हियर इज गोइंग टू बी सी। सी विल बी द राइट आंसर। Rearrange the following to make a meaningful sentence, and now we are on para jumble. हमारे सामने है para jumble का क्वेश्चन। ठीक है। To reduce the incidence of crime involving property, in conclusion, we must search for ways as well as offense against people. Oh my goodness. बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, और आप जो है इसको करने की कोशिश कीजिए। बताइए। वी मस्ट सर्च फॉर वेज, ये जो है हमारा, इस ये वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से बिगिन हो रहा है कि वी जो है वो सब्जेक्ट है, किसको काम करना है? हमें। उसके बाद आपका मोडाल आ गया, उसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया। वी मस्ट सर्च फॉर वेज। व्हाट काइंड ऑफ वेज? किस तरह के वेज? वी मस्ट सर्च फॉर वेज टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी। ओके, क्या ये आएगा? सी के बाद आपका ए आएगा? बताइए। लेकिन सी के बाद ए तो मुझे यहां कहीं नजर ही नहीं आ रहा, मुझे कहीं भी यहां पर नजर ही नहीं आ रहा सी के बाद ए। अगर आप ध्यान से देखें, क्या मैं इसको फिट करूं? वी मस्ट सर्च फॉर वेज एज वेल एज ऑफेंस अगेंस्ट पीपल टू, हाँ यस ये सही है, ये वन आएगा, ये हमारा नंबर 2 आएगा। वी मस्ट सर्च फॉर वेज, हमें तरीके भी ढूंढने हैं, एज वेल एज ऑफेंस अगेंस्ट पीपल, साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ अपराध, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी इन कंक्लूजन। क्या ये ऐसे होगा? बताइए। बिकॉज इन कंक्लूजन, बिगिनिंग में अगर हम लाना चाहें कि अगर हम इन कंक्लूजन वी मस्ट सर्च फॉर वेज एज वेल एज ऑफेंस अगेंस्ट पीपल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी, बी बिगिनिंग से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपने सेंटेंस तो बना लिया, लेकिन आपको फिर भी इंट्यूशन हो रही है कि प्रोबेबली ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर आप ऑप्शंस के साथ जाओ। ऑप्शंस में या तो आपको सी के साथ स्टार्ट करना है या फिर आपको ए के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर ए के साथ तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, सी के साथ होगा, विच इज दिस वन। वी मस्ट सर्च फॉर वेज, सी के बाद डी आएगा, एज वेल एज ऑफेंस अगेंस्ट पीपल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी इन कंक्लूजन। यस, यही हमारा आंसर है। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर इज बी। नेक्स्ट वन, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स मैच करेंगे। बर्न, डेरोगेटरी, अबंडेंस, डिटेन, कॉम्प्लीमेंट्री, डाउज, रिलीज एंड लिमिटेड। यह आपको दिया है। बर्न का मतलब जलाना, बर्न का मतलब जलाना, तो बर्न का ऑपोजिट क्या होगा? बुझाना। बुझाना ही तो होगा, एक्सटिंग्विश। फायर एक्सटिंग्विशर, उसका नाम फायर एक्सटिंग्विशर क्यों है? क्योंकि वो आग बुझाता है। तो बर्न जो है इसके साथ जाएगा आपका डाउज। ठीक है। डेरोगेटरी, इंसल्टिंग होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका ऑपोजिट है। अबंडेंस, अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध, इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा लिमिटेड, सीमित। डिटेन, किसी को रोक के रखना, तो इसका ऑपोजिट होगा रिलीज, रिहा कर देना। डिटेंशन सेंटर होते हैं ना, तो ए के साथ क्या जा रहा है भाई? ए के साथ जा रहा है 2। बी डेरोगेटरी, बी के साथ जा रहा है हमारा 1। सी अबंडेंस, अबंडेंस के साथ जा रहा है लिमिटेड। ए बी सी बचा डी, डी किसके साथ जा रहा है? 3। सो 2 1 4 3, कहां पर है 2 1 4 3? ये रहा 2 1 4 3। Here is your 2 1 4 3. Is it clear? So this is my answer. Next, choose the correct antonym of addition. Addition, हमें क्या बताना है? हमें इसका ऑपोजिट बताना है।
हमें इसका ऑपोजिट बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 43। ये बहुत सिंपल है, ये भी गड़बड़ किया तो बस हो गया। आप में एक स्पेशल टैलेंट है कि बहुत सिंपल को भी हम गड़बड़ कर देते हैं। मैम डोंट डू दैट। क्विकली टेल मी व्हाट्स द आंसर। इंक्रीज, सप्लीमेंट, डिडक्शन या फिर ये कोरोलरी, ये आपको दिया गया है। क्वेश्चन 43 ध्यान से देखो। एडिशन तो होता है किसी चीज को जोड़ना, तो उसमें अगर हम कुछ घटा दें तो उसका होगा डिडक्शन, डिडक्ट करना। ये हमारा रूट वर्ड है DEDUCT। लेट मी राइट इट फॉर यू, DEDUCT, डिडक्ट। देखो एडिशन, इंक्रीज, ये तो सिनोनिम है। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब होता है कोई एडिशनल चीज ही, ये भी एक तरह से सिनोनिम ही है। सो आंसर हियर इज गोइंग टू बी सी। सी इज माय राइट आंसर। ओके, आगे। फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल एडवर्ब। डैश ही इज अ गुड विनर बट आई हैव नेवर वॉच्ड हिम विन अ रेस। वेरी नाइस क्वेश्चन। लकीली, डाउटफुली, फॉर्चुनेटली, अपेरेंटली। 4.6 रेटिंग है इस क्वेश्चन की इन लेवल ऑफ डिफिकल्टी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी में इसकी रेटिंग क्या है हमारी? 4.6। 4.6। बताइए। डैश ही इज अ गुड विनर बट आई हैव नेवर वॉच्ड हिम विन अ रेस। आप ना लकीली और फॉर्चुनेटली हम कब यूज करते हैं? कोई अच्छी चीज हो जाए तब यूज करते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, लकीली आई रीच्ड ऑन टाइम ऑल्दो आई हैड मिस्ड द बस। फॉर्चुनेटली आई वन द लॉटरी टिकट। वहीं पर होता है ना? यस, बिल्कुल वहीं पर होता है। क्या यहां पर कुछ ऐसा है पॉजिटिव? हम तो केवल उसके क्वालिटी बता रहे कि वो अच्छा विनर है, सॉरी अच्छा, हाँ, ही इज अ गुड विनर, वो अच्छी तरीके से जीतता है, लेकिन मैंने उसको कभी भागते हुए देखा नहीं है। ही इज अ गुड विनर उसका एक ट्रेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं विराट कोहली इज अ गुड बैट्समैन, इसका उसके लकीली फॉर्चुनेटली से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले मैं लकीली और फॉर्चुनेटली को बाहर करूंगी। इन दोनों को बाहर कर दिया। देखो आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, कौन सा वर्ड नेगेटिव है, आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ओके, और डाउटफुली आपको शक है, डाउटफुली का भी यहां कोई लेना देना है ही नहीं। डाउटफुली ही इज अ गुड विनर, नो। बचा अपेरेंटली, 3 मैंने बाहर कर दिए। ओके, तो अपेरेंटली ही आंसर होगा। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपेरेंटली जो है ये हमारा आंसर है। लेकिन अपेरेंटली का मतलब क्या होता है? अपेरेंटली का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज और लोगों से सुनी है, इसलिए आपको पता है, लेकिन आपने उसको खुद विटनेस नहीं किया है। अपेरेंटली, ओके, वहां पर यूज होता है। तो अपेरेंटली ही इज अ गुड विनर बट आई हैव नेवर वॉच्ड हिम विन अ रेस। आंसर हियर इज गोइंग टू बी डी। Fill in the blank with a suitable adverb. Dash he thinks too high of himself. Adverbs, adjectives, noun, pronoun, verb, modals, कुछ भी नहीं छोड़ेगा ये एग्जाम आपका। Don't think I will skip this topic, I will skip that topic. You will have to skip the year and I shouldn't say beyond this. Okay, a word to the wise is enough. नहीं पता इसका मीनिंग? जाइए idioms and phrases में ए वाला देखिए। A word to the wise is enough. Okay. Dash he thinks too high of himself. बताओ, वो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचता है। Thinks too high of himself. Okay. क्या ये नेगेटिव है? ओके, स्लाइली ही थिंक्स, स्लाइली होता है थोड़ी चालाकी करते हुए, स्लाइली, ही लुक्ड एट मी स्लाइली। फिर नेक्स्ट है यहां पर अनफॉर्चुनेटली, यस ये हमारा आंसर है। ये नेगेटिव वर्ड है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचता है, रिसेंटली, हाल ही में। ओके, और क्रेडिबली, आप बताइए मुझे, ये मैंने पहले वीडियोस में भी आपके साथ कवर किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिबली? मैं आपके लिए यहां पर लिख देती हूं। 45 के लिए हमारा आंसर, व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर हियर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। Add a suitable question tag to the following sentence from the options given below. मोहित lives in the city. लीजिए यहां पर आपको मोहित के बाद जो है क्वेश्चन टैग लगाना है। ओके, अगर आपने क्वेश्चन टैग के बेसिक रूल्स आपको आते हैं, आप इसको 100% कर देंगे। बताओ मुझे,
एड अ सुटेबल क्वेश्चन टैग। मोहित लिव्स इन द सिटी। सबसे पहले आप बताइए ये वाला जो पार्ट है ये किस टेंस में है? दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये। सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है? डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद मोहित लिव्स इन द सिटी, क्या इसमें कुछ नेगेटिव है? नो मैम। अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या क्वेश्चन टैग में नेगेटिव आएगा? क्वेश्चन टैग में नेगेटिव आएगा। या तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव होगा या सेंटेंस में नेगेटिव होगा। यहां पर नहीं है। फाइन। तो मोहित के साथ हमें डज लगाना है, DOES। फिर हमें नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव नहीं है, और मोहित के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो ही होगा। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ले लीजिए, डजंट ही। सो माय आंसर विल बी डी। यहां पर तो टेंस चेंज हो गया, कट गया। यहां पर हमारा नेगेटिव नहीं है, कट गया। यहां टेंस चेंज हो गया, ये भी कट गया। सो डजंट ही, 46 इज डी। Complete the following sentence by choosing the correct option. I am tired as dash since 7 o'clock in the morning. Rating 2 out of 5. Very easy question. Very simple question of tenses. ओके यहां पर क्या होगा? आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूं। क्यों? एज। बताइए। आई एम, यहां पर देखो प्रेजेंट है, प्रेजेंट। एज आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock in the morning. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सुबह से लेकर अभी तक ये काम हो रहा है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। विल फ्यूचर का, ये नहीं होगा। हैड बीन वर्किंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके सो 47 में मेरा आंसर क्या है? 47 माई आंसर इज ए। ओके आई हैव बीन वर्किंग। कौन सा टेंस हमने लगाया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी यूसेज को आप समझेंगे, इसमें क्या यूज होता है वो सारी चीजें आप समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे चलो। चूज द सेंटेंस वेयर द ईडियम हैज बीन इनकरेक्टली यूज्ड। ओ माय गुडनेस, ईडियम्स तो जिस एग्जामिनर ने ये पेपर बनाया शायद उसके फेवरेट थे। प्लीज हियर मी आउट। The officers agreed to carry out the orders. She kept out talking. I looked after my parents. Okay. हियर मी आउट, ये हमारा इडियम है यहां पर। ओके कैरी आउट ये, ओके केप्ट आउट ये, ओके लुक आफ्टर ये। इन्होंने थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब्स और साथ में इडियम्स का कॉम्बिनेशन यहां दिखाया है। प्लीज हियर मी आउट, बिल्कुल सही है। मेरी बात सुनो। प्लीज हियर मी आउट। ओके मेरी बात सुनो, सही है। द ऑफिसर्स अग्रीड टू कैरी आउट द ऑर्डर्स, बिल्कुल सही है। कैरी आउट करने का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को करना। ओके एग्जीक्यूट करना। शी केप्ट आउट टॉकिंग, इनकरेक्ट। यहां पर आप इसको हटा दीजिए ना, आउट की जरूरत नहीं है। शी केप्ट टॉकिंग, वो बात करती रही। तो हमें कौन सा बताना है? इनकरेक्ट वाला। यस दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी की देखभाल करना। आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स। I gave my plants to my neighbor so that she could look after them in my absence. Is it clear? चलो आगे। Next, mark the correct meaning of the underlined idiom. कितने सारे idioms के हैं? He is as hard as a nail, never moved by anything. ये हमने A लिस्ट में आपकी idioms में कराया हुआ है आपको। अब आपके धीरे धीरे चीजें काबू आनी चाहिए। ओके He is as hard as a nail, tough to deal with, unsympathetic, physically very strong या hard working. Tough to deal with क्या होता है बताओ मुझे? ये होता है a hard nut to crack. ये वो होता है a hard nut to crack. Okay, so if he is as hard as a nail, he is physically strong. Question number 49 के लिए आंसर यहां पर क्या होगा? 49 के लिए मेरा आंसर जो है वो सी होगा। 49 आंसर हियर इज गोइंग टू बी सी। सी इज द राइट आंसर। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अब तक कैसा लग रहा है आपको पेपर? अब बताओ। मैच द सेंटेंसेस इन लिस्ट 1 with clauses used in list 2. Very nice. The boy who came here is my brother. I want to know who came here. I had left the room when my mother came to meet me. Please tell me who came to meet me.
नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, ये सारे यहां पर आपको दिए गए हैं। बताइए यहां पर हमारा क्या होने वाला आंसर, बताइए। आई गिव यू टाइम, ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 इज इन फ्रंट ऑफ यू, है हमारा द बॉय हु केम हियर इज माई ब्रदर। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए लिस्ट 1 में ए, द बॉय हु केम हियर इज माई ब्रदर, इसमें ठीक है, द बॉय हु केम हियर इज माई ब्रदर, ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा हमारे टू के साथ। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि ये वाला हु केम हियर इज माई ब्रदर, ये बॉय के बारे में जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। फाइन, तो A2 कहां पर है, A2 एक तो यहां पर है और एक A2 यहां पर है, इसको मैं फिलहाल काटती हूं, इन दोनों को काटा लगा देती हूं। फाइन, नेक्स्ट वाला मैं ले लेती हूं, आई वॉन्ट टू नो हु केम हियर। ओके, मैं जानना चाहती हूं कि कौन यहां आया, आई वॉन्ट टू नो हु केम हियर, बी वाला जो हमारा ऑप्शन है। अब यहां पर हु केम हियर, ये जो है, ठीक है, हु केम हियर, ये वॉन्ट टू नो जो है ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, आई वॉन्ट टू नो हु केम हियर, ये वाला जो है। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, हु केम हियर जो है ये ऑब्जेक्ट है वर्ब नो का। ओके, यहां पर ये सर्व कर रहा है एज अ नाउन, जो कि व्हाट इज द स्पीकर जानना क्या चाहता है, तो ये एक नाउन क्लॉज है। बी जो है ये नाउन क्लॉज है, तो मैं बी को किसके साथ ले जाऊं, मैं बी को ले जाती हूं 1 के साथ। ठीक है, बी यहां पर आ गया 1 के साथ। फाइन, यहां पर भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम आगे देखते हैं क्योंकि ये वाले भी हमें अभी फिट करने हैं। ओके, बी आ गया हमारा 1 के साथ नाउन क्लॉज। फिर देखो, आई हैड लेफ्ट द रूम व्हेन माय मदर केम टू मीट मी, एक ये दिया गया है, और लास्ट में है प्लीज टेल मी हु केम टू मीट मी, ये दो आपको दिए गए हैं। अब जो हमारा सी है, आई हैड लेफ्ट द रूम व्हेन माय मदर केम टू मीट मी, क्लॉज यहां पर क्या है, व्हेन माय मदर केम टू मीट मी, ये वाला है। अब ये एग्जैक्टली आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है टाइम के बारे में। When my mother came to meet me, क्या ये टाइम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, यस, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अगर ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक्शन कब हुआ, तो इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये हैड लेफ्ट को मॉडिफाई कर रहा है, और हैड लेफ्ट हमारा यहाँ पर वर्ब है, तो ये कैसा क्लॉज हुआ, ये हुआ हमारा एडवर्ब क्लॉज। तो फिर ये जो थर्ड वाला है, इट विल गो विद 3, राइट, सी हमारा 3 है। देखो यहां पर C3 नहीं है, तो सी जो है 3 वो यहां पर है। ठीक है, और लास्ट वाला देखो, प्लीज टेल मी हु केम टू मीट मी, ये वाला हमारा क्लॉज है, हु केम टू मीट मी। क्लॉज क्या है यहां पर, हु केम टू मीट मी। ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है टेल। ठीक है, बताओ हु केम टू मीट मी, ये ओके। तो फिर ये कौन सा क्लॉज हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, अभी लास्ट में देखो ये यही हमारा फिट बैठेगा। ठीक है, आंसर यहां पर हमारा डी है, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी, आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 7th ऑफ जून को जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था वो मैंने सारे का सारा यहाँ पर आपको करा दिया है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपके क्वेश्चंस बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहे हैं। आपने इडियम्स की आज कितनी वैरायटी देखी कि आधा सेंटेंस यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, मैच करो कहाँ गलत हुआ और इस तरह से। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही प्रैक्टिस करना होगा। डोंट थिंक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू और फ्राइटन यू और एनीथिंग लाइक दैट, नो। जो रियलिस्टिक चीज है, जो वास्तविक रूप से हो रहा है, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो मैं वही आपको करा रही हूं। So that's all in this video. I wish you all the very best. Thank you so much for watching. Please share the video, like our channel. If you like the video, please like it, subscribe to the channel. Thank you so much for watching. Bye bye.